नमस्कार दोस्तों, श्याम क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार आज फिर से एक बार आपके साथ। दोस्तों आज आपको मैं बता दूं कि आज आपका थ्योरी का चैप्टर चलाएंगे और थ्योरी में बताएंगे सेल, यानी पहले तो सेल होता क्या है, सेल के प्रकार क्या है, ये किस प्रकार काम में लिया जाता है, इसमें क्या क्या उपयोग है, क्या हानि है, तो पूरी चीज़ क्लियर करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना। क्योंकि इस क्लास में अब मैं जानता हूँ आप लोगों काफ़ी लोगों को सेल अच्छी तरह आता है, लेकिन आज इस क्लास में आपको काफ़ी कुछ चीज़ें नई सीखने को ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक और दोस्तों शेयर ज़रूर करना। तो अब आपके मेन पॉइंट पे आता हूँ मैं। तो सबसे पहले बताता हूँ कि सेल होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो आपका मेन पॉइंट क्या है, सेल, यानी आपका दिखाई दे रहा ना, हाँ सेल होता क्या है। मुख्यतः पहले सेल की परिभाषा दो। अब आप लोगों को किताबी परिभाषा तो आपने रट रखी होगी, लेकिन मैं आज जो परिभाषा बताऊंगा थोड़ी अलग बताऊंगा, जिससे आपको याद हो जाएगी, रटने की आवश्यकता नहीं है। तो मुख्यतः सेल होता है क्या है, तो इसमें क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड, यानी इसमें दो तो इलेक्ट्रोड होंगे। सेल का निर्माण करने के लिए मुख्यतः दो इलेक्ट्रोड तथा एक इलेक्ट्रोलाइट मिलाकर सेल का निर्माण किया जाता है। क्योंकि दो इलेक्ट्रोड तथा एक इलेक्ट्रोलाइट से मिलकर बनी एक ऐसी युक्ति जो रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करे या उत्पन्न करे, उसे सेल कहते हैं। अब दोस्तों एक चीज़ का ये भी ध्यान रखना, दोनों इलेक्ट्रोड हमेशा चालक होते हैं। जो इन इलेक्ट्रोड से हम क्या करते हैं, आउटपुट लेते हैं, यानी इन्हें लोड के लिए लेते हैं, इन लोड में क्या लगाते हैं उसके लिए लेते हैं। दूसरी चीज़, इलेक्ट्रोलाइट के बिना सेल नहीं बनेगा। अगर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है तो ही आप सेल का निर्माण कर सकते हो, अन्यथा सेल का निर्माण नहीं कर सकते। तो पहले आप इसकी परिभाषा नोट कर लो। तो इसकी परिभाषा क्योंकि यानी सेल में दो इलेक्ट्रोड, दिखाई दे रहा ना यहाँ तक, हाँ सेल में दो इलेक्ट्रोड तथा एक इलेक्ट्रोलाइट से मिलकर बनी ऐसी युक्ति जो रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा ईएमएफ उत्पन्न करे या प्रवाहित करे, उसे सेल कहते हैं। तो दोस्तों इतनी सी चीज़ आप याद कर सकते हो आसानी से, यानी जिसमें दो इलेक्ट्रोड तथा एक इलेक्ट्रोलाइट से मिलकर बनी ऐसी युक्ति जो रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा ईएमएफ उत्पन्न करे या प्रवाहित करा सके, उसे सेल कहते हैं। यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों आगे चलूँ तो मैं बताऊँ कि इसमें इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट यह बहुत ही अहम है, यानी इलेक्ट्रोलाइट के बिना सेल का निर्माण करना असंभव है। पहली बात तो क्यों, अब मैं आपको बताऊं पहले इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। अब मुख्यतः तीन प्रकार के कौन कौन से होंगे, तो मुख्यतः तीन प्रकार होंगे। इलेक्ट्रोलाइट के आधार पर सेल के प्रकार देखो आप, यानी इलेक्ट्रोलाइट के आधार पर। तो आपका पहला प्रकार है इलेक्ट्रोलाइट के आधार पर सेल के प्रकार। अब दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट के आधार पर सेल के प्रकार क्या होते हैं
जानते हो और जानते न भी जानते हो तो आज आपको मालूम चल जाएगा कि इलेक्ट्रोलाइट के आधार पर सेल के प्रकार क्या होते हैं। तो दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट के आधार पर सेल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक सुना होगा आपने शुष्क सेल, एक सुना होगा गीला सेल। तो इसके दो प्रकार होते हैं मुख्यतः। शुष्क सेल और एक आता आपका गीला सेल। अब शुष्क सेल जानते हो आप, अच्छे जानती होंगी। यानी शुष्क क्या होता है। अब शुष्क सेल को हम ड्राई सेल भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? ड्राई सेल। और आपका जो गीला सेल होता है उसे वेट सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? वेट सेल। ये चीज़ें आप इंग्लिश में भी याद रखना क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पहुंच लेता है। अब आपका जो शुष्क सेल होता है वो किस प्रकार होता है। अब शुष्क वो नहीं है कि एकदम शुष्क, यानी जो गीला न हो। शुष्क का मतलब होता है यानी आपका शुष्क सेल होता है वो आपने पेस्ट देखी होगी या ग्रीस। पेस्ट कौन सी? जो आप करते हो उसकी तरह हो वो, या आपका ग्रीस हो उस प्रकार हो, तो उसे बोलते हैं शुष्क या पेस्ट, शुष्क या ड्राई सेल। यानी इसको नोट कर लो कि किस प्रकार होता है। पेस्ट यानी जो आप कोलगेट वगैरह वो करते हो। एक आता आपका ग्रीस। तो इस प्रकार का जो सेल होता है वो आपका ग्रीस सेल होता है, एकदम सूखा नहीं होता है। तो इस प्रकार ये पेस्ट या ग्रीस की तरह होता है, वो आपका शुष्क सेल कहलाता है। दूसरा आपका गीला सेल यानी वेट सेल। अब वेट सेल कौन सा होता है? जो द्रव की तरह हो, नाम है गीला, यानी आपका वेट सेल है यानी द्रव की तरह होता है, तो इसे बोलते हैं हम गीला सेल। तो ये दो आपके क्लियर हो चुके हैं मेरे हिसाब से। अब इससे आगे बात करूं तो आपका पहला प्रकार क्लियर हो चुका है। अगले प्रकार की बात करें तो भी इसी इलेक्ट्रोलाइट के आधार पर दूसरा प्रकार और बता रहे हैं आपको। तो भी आपका दूसरा प्रकार होता है यानी इलेक्ट्रोलाइट की प्रकृति यानी नेचर। तो आपकी इलेक्ट्रोलाइट की प्रकृति, इलेक्ट्रोलाइट की प्रकृति यानी नेचर, यानी इलेक्ट्रोलाइट को इसकी प्रकृति यानी नेचर के आधार पर इसके प्रकार होते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट की प्रकृति के आधार पर भी ये मुख्य दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से? एक तो होता है इसका अम्लीय, एक होता है क्षारीय। तो इसके दो प्रकार देख लो प्रकृति के आधार पर। एक तो आता है अम्लीय, एक आता है क्षारीय। ठीक है दोस्तों। तो ये अम्लीय और क्षारीय क्या होता है? अम्लीय होता है आपका एसिड सेल यानी जिसमें एसिड मिला जाता है, और क्षारीय सेल क्या होता है? जिसमें एल्काइन सेल कहते हैं। तो ये तो क्या हो गया आपका एसिड सेल, और ये हो गया आपका एल्काइन सेल। अब एसिड सेल और एल्काइन सेल क्या होता है, किस प्रकार? अब आपका जो एसिड सेल आता है उसमें क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड या सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी अमोनियम क्लोराइड या सल्फ्यूरिक अम्ल यानी तनुगंध अम्ल को मिला के जिस प्रक्रिया की जाती है उसे हम अम्लीय सेल कहते हैं। दूसरा था आपका क्षारीय सेल। क्षारीय सेल क्या होता है? क्षारीय सेल होता है जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रक्रिया के द्वारा, रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा विद्युत EMF उत्पन्न किया जाता है, उसे हम क्षारीय सेल कहते हैं प्रकृति के आधार पर। तो आपकी इलेक्ट्रोलाइट की प्रकृति के आधार पर सेल मुख्य दो प्रकार के हो चुके हैं, अम्लीय व क्षारीय सेल। तो आपकी इलेक्ट्रोलाइट के आधार पर दो प्रकार सेल हो चुके हैं। तीसरा प्रकार और देख लो दोस्तों। तो अगर दोस्तों आपको किसी प्रकार की दुविधा हो रही है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो, जिससे हम उसका सॉल्यूशन निकाल सके। तो अब आपका तीसरा प्रकार है इलेक्ट्रोलाइट के आधार पर, यानी कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर, और कार्य क्या? यानी कार्य होता है उसकी चार्ज की आधार पर, या आप कार्य के आधार पर कहते हैं या चार्ज के आधार पर, बात एक है, कोई सा मान लो तो इसे हम कह सकते हैं चार्ज के आधार पर। चार्ज के आधार पर। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर होने के बाद मैं बता दूं ये भी मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। अब कार्य के आधार पर, चार्ज के आधार पर आपके सेल दो प्रकार होते हैं। एक होता है प्राइमरी सेल और एक होता है सेकेंडरी सेल।
यानी प्राथमिक सेल व द्वितीयक सेल। तो ये भी दो प्रकार हो चुका है, प्राथमिक सेल और सेकेंडरी सेल। दोस्तों ये चीज़ें आपको विस्तार से बताएंगे। तो अभी मैं ओनली प्रकार के आधार ये बता रहा हूँ कि प्राथमिक कार्य के आधार प्राथमिक सेल होते हैं और सेकेंडरी सेल दो गए। अब ये आपके इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है, तो अब इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आप देखो। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, यानी इसमें जल प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल मिलकर इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं। जल प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल मिलकर इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं। अब इसमें क्या होता है, एक ऐसा आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या है, यह एक ऐसा द्रव है, द्रव मान लो या पेस्ट, आपको मैंने बताया था कि आपके आपके जो इलेक्ट्रोलाइट के आधार पर सेल होता है दो प्रकार के, एक तो था आपका शुष्क, एक था द्रव। तो हम इसको बोल सकते हैं पेस्ट या वेट सेल। तो इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा द्रव या पेस्ट है जो पॉजिटिव आयन से नेगेटिव आयंस में विभक्त होकर, पॉजिटिव आयन से नेगेटिव आयंस में विभक्त होकर धारा देने वाली ऐसी युक्ति है जो इनको विभक्त कर देती है, यानी एनोड और कैथोड में विभक्त दे, यानी प्लस धनायन और ऋणायन अलग अलग आयन्स में विभक्त कर देती है। ये होता है आपका इलेक्ट्रोलाइट। समझ नहीं आया तो एक बार दोबारा से देख लो। यानी जल प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल मिलकर इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं। एक ऐसा द्रव या पेस्ट जो पॉजिटिव या नेगेटिव आयन्स में विभक्त होकर धारा देने की योग्यता रखता है, उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट के लिए हो चुका है। अब आपका एक आता है इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है आपकी वैद्युतिक अपघटन, वैद्युतिक अपघटन। तो अब इसका मेन देखो, वैद्युतिक अपघटन किस प्रकार होता है। तो वैद्युतिक अपघटन, वैद्युतिक अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस यानी वैद्युतिक अपघटन सेलों में किस प्रकार होती है। तो इसमें देखो, एक तो धनायन होता है, एक ऋणायन होता है, यानी एनोड और कैथोड में विभक्त करते हैं। तो इसमें क्या होता है आपके लड़ाई में, यानी जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट को विद्युत सप्लाई देते हैं, यानी जब किसी इलेक्ट्रोलाइट को हम विद्युत सप्लाई देते हैं या संयोजित करते हैं तो वह लोड से जोड़ते हैं और उसमें वैद्युतिक अपघटन की जो प्रक्रिया होती है उसे ही इलेक्ट्रोलाइसिस या वैद्युतिक अपघटन कहते हैं। कैसे, जैसे जल प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल मिलकर उसमें रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा ईएमएफ प्रवाहित करे या उत्पन्न करे, उसे वैद्युतिक अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो चुका दोस्तों। अब यहाँ तक क्लियर होने के बाद में आपके वैद्युतिक अपघटन किस प्रकार होती है, यानी आपके इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट में मैं उदाहरण के लिए बता दूँ, जैसे वनस्पतिक तेल या एल्कोहल या स्पिरिट आदि होती है। अब इसमें यह तो होती है, लेकिन अम्लीय विभाजन में आयंस का विभक्त होता है जो आसुत जल होता है, यानी ये विद्युत का कुचालक होता है। तो ये प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो एक आपका पात्र आता है, वो सेल का मान लो या बैटरी का मान लो, उसे वोल्टामीटर कहते हैं। यह चीनी मिट्टी या कांच का जार का बना होता है जिसमें रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा ईएमएफ उत्पन्न किया जाता है, वह आपका वोल्टामीटर कहलाता है। तो ये तो आपका सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन था दोस्तों ओनली। अब मैं आगे आपको जो सेलों के प्रकार बताऊंगा दोस्तों, तो अभी तो आपको मैं विस्तार से बताऊंगा, लेकिन लास्ट में एक सारणी बना के, माना कि आपका ये लेसन 15-20 यानी पन्नों का है, लेकिन मैं ओनली एक सारणी में पूरा लेसन क्लियर करा दूंगा। उसमें आपके सेल के नाम, वोल्टेज, दोष, इसके अलावा इसके क्या लाभ है, कहाँ उपयोग किया जाता है,
कौन सी रासायनिक प्रक्रिया है, सभी चीज़ें ओनली एक सानी यानी एक पन्ने में लास्ट में पूरा चैप्टर क्लियर रहूँगा। तो दोस्तों ये सेल काफ़ी बच्चों की समझ नहीं आता है, तो इसी को देखते हुए मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।